अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली रिवीजन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको जरा ध्यान से सुन लो। शुरुआत हम लोगों ने करी थी मॉर्टगेज से, वो सबको समझ में आया। मॉर्टगेज के बाद मॉर्टगेज के टाइप से समझ में सबको आ गए कि मॉर्टगेज का टाइप क्या होता है। उसके बाद थोड़ी कहानी आगे बढ़ी तो आया मामला कि एक मॉर्टगेजर होता है, एक मॉर्टगेजी होता है। सो मॉर्टगेजर का कुछ राइट होता है, मॉर्टगेजी का कुछ राइट होता है। मॉर्टगेजर का कुछ ड्यूटी होता है, मॉर्टगेजी का कुछ ड्यूटी होता है। वहीं पर ये सारा मामला फंसता चला जाता है। तो जैसे सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि मॉर्टगेजर का अधिकार क्या है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मॉर्टगेजर। मॉर्टगेजर कौन होता है, ध्यान से सिर्फ सुनना अभी। मॉर्टगेजर कौन होता है, तो मॉर्टगेजर वो पर्सन होता है जो अपनी संपत्ति को बंधक में छोड़ करके पैसा लेता है। तो मॉर्टगेज क्या है मैंने बता दिया था, क्या होता है मॉर्टगेज, ट्रांसफर ऑफ व्हाट इज मॉर्टगेज, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट कहां, किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड, या कह सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एग्जिस्टिंग डेट, या फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग फ्यूचर डेट्स। लास्ट में ही कहा था फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट, जिसमें कि पिक्यूनरी लायबिलिटी की बात कही थी। तो फ्रेंड्स बहुत ईमानदारी से मैं आपको शेयर कर रहा हूं, एकदम क्लीनली बता रहा हूं। जिनको भी डाउट है, जिनको भी दिक्कत है, हिंदी इंग्लिश किसी भी माध्यम में, इंग्लिश में हिंदी में, उनको एक बार दो बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी जाके ये क्लियर करेगा। ये थोड़ा सा टॉपिक ही टेढ़ा है, मैं खुल के बोलता हूं, ठीक है। और अब आते हैं उसके मेन पॉइंट पर। देखो जब हम बात करते हैं मॉर्टगेजर के राइट्स की, जब हम बात करते हैं मॉर्टगेजी की राइट्स की, तो पहले हमने बात करी मॉर्टगेजर के राइट्स की। तो मॉर्टगेजर का मैंने बताया कि वो पर्सन होता है जो अपनी संपत्ति का इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को देता है, जो उसको पैसे उधार में देगा। जो पर्सन किसी को पैसे उधार में देता है, उस पर्सन को ये अपने प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर कर देता है। तो जिस किसी पर्सन को किया वो मॉर्टगेजी है, जिसने किया वो मॉर्टगेजर है। अब मॉर्टगेजर के पास क्या है, मॉर्टगेजर कहता है कि भाई अगर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा जो तुमसे उधार ले रहा हूं, तो उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी तो मुझे मिल जाएगी। ये उसका अधिकार भी है। भाई अगर जो तुमसे मैंने उधार लिए 20 लाख रुपए और 20 लाख रुपए मैं तेरे को रिटर्न कर ही रहा हूं, तो मेरी संपत्ति तुम्हारे पास रहे, इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं। सो इसीलिए क्या करता है, वो कहता है, और ये लॉ कहता है कि ये मॉर्टगेजर का अधिकार है कि 20 लाख रुपया अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, मॉर्टगेज मनी है, तो वो चुका दिया अगर मॉर्टगेजर ने मॉर्टगेजी को, तो मॉर्टगेजी की ये ड्यूटी बनती है कि मॉर्टगेजर को वो क्या दे दे, उसकी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति वापस कर दे, उसकी अचल संपत्ति वापस कर दे। ये उसका राइट है, किसका, मॉर्टगेजर का। इसी को इंग्लिश में एक शब्द दे दिया गया, इंग्लिश में एक नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं रिडीम। और ये एक चूंकि अधिकार है मॉर्टगेजर का, इसी को हमने क्या कहा, राइट ऑफ रिडिम्पशन। इसी को हमने बोला राइट ऑफ रिडिम्पशन। तो राइट ऑफ रिडिम्पशन से निकल के आता है राइट टू रिडीम। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल कूल बता रहा हूं, आई होप सो। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। जी सर। यस सर। चलिए अब आगे का पार्ट समझते हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम पर, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो कि मॉर्टगेजर के पास 20 लाख रुपए नहीं है, तो भी वो दावा कर सकता है कि भाई मेरे पास अब कुछ नहीं है देने के लिए, तो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। ये बड़ा एक्सेप्शनल केस होता है, ये इंग्लैंड में होता था, जिसमें चांसरी कोर्ट और इक्विटी कोर्ट्स होते थे, ठीक है। तो इक्वालिटी वाली जो बात होती है वहां पर क्या होता है, इक्विटी ऑफ रिडिम्पशन। और इक्विटी ऑफ रिडिम्पशन क्या होता है,
इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो मॉर्टगेजर होता है, जब मॉर्टगेजर को ये अधिकार मिल जाए कि वो अपनी संपत्ति को वापस ले लेगा इवन आफ्टर डिफॉल्ट, जब वो अपनी संपत्ति को वापस ले लेता है इवन आफ्टर डिफॉल्ट, तो मॉर्टगेजर के इसी राइट को हम कहते हैं इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का राइट। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन मतलब बात तो ही हो गई कि पैसे भी नहीं दिए और सामान भी वापस ले लिया, वो सिचुएशन। इंडिया में ये सब नहीं चलता है फिलहाल, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर। देखो अब प्रैक्टिकल सोचो, मान लो आप बनिया हो, बनिया मतलब सूदखोर महाजन जिसको बोलते हैं। आप मान लो बैंक नहीं हो, एक पर्सनल पर्सन हो, यानी व्यक्तिगत हो, नेचुरल पर्सन हो। आप क्या करते हो, सूद पर पैसे लगाते हो, इंटरेस्ट पर पैसे लगाते हो। थोड़ी देर के लिए मान लो, लीगली मत फंसाना न लीगली फंसना, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, लेमैन वाला, एक बेवकूफ आदमी समझ सके वैसा, एक कम पढ़ा लिखा जो लॉ नहीं जानता उसको भी समझ में आए उस लेवल का एग्जांपल दे। लीगली इसमें कुछ ढूंढना मत अभी फिलहाल। नाउ मान लो कि आप क्या करते हो, आप सूद पर इंटरेस्ट पर पैसे लगाते हो। किसी ए नाम के पर्सन को पैसे की जरूरत पड़ी, आपके पास पैसा बहुत है, तो आपने क्या कर दिया, उससे संपत्ति ले ली बंधक पर, मॉर्टगेज। 10 लाख का लोन दिया, 30 लाख की प्रॉपर्टी रख ली। ध्यान से सुनना मेरी बात, 10 लाख का लोन लिया और 30 लाख की प्रॉपर्टी रख ली। अब देखो, आपको पता है कि मॉर्टगेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मॉर्टगेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आपने एक मॉर्टगेज का टाइप पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो बताना, नहीं है तो कोई बात नहीं, भी उसमें उलझना भी नहीं है। एक मैंने आपको बताया था, आप लोगों से शेयर किया था कि जब मॉर्टगेजी कहता है मॉर्टगेजर से, भाई मुझे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का कब्जा चाहिए, पोजीशन, और अगर उस पे किराया लगा है तो उसका किराया चाहिए, और अगर तुम उसी घर में रहोगे, उसी प्रॉपर्टी पर रहोगे, तो भी मुझे उसका किराया चाहिए। ये भी तो एक कंडीशन होती है ना मॉर्टगेज की। यस सर, यूजूफ्रैक्चरी मतलब हम यूज करेंगे और मरते दम तक करेंगे। मरते दम मतलब जब तक कि हमारा डीड है, मॉर्टगेज डीड, तब तक हम करेंगे यूजूफ्रैक्चरी मॉर्टगेज, यूज वाला। इसी तरीके से अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। किसी में कहता है कि डीड, टाइटल डीड को डिपॉजिट करा दो, फिर उसके बाद मॉर्टगेज देंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि जब मॉर्टगेजी नॉर्मली क्या होता है, लालची होता है। वो सोचता है कि अगर 10 लाख रुपए दे करके 30 लाख की प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई है, तो मैं क्यों छोड़ूं 30 लाख की प्रॉपर्टी से, जितना हो सकता है उतना वसूलते रहें। ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है। देखो, क्योंकि एनोमिलस मॉर्टगेज एक मॉर्टगेज है, बताया था, याद है? एनोमिलस मॉर्टगेज सबसे आखिरी वाला, उसमें क्या कहा था, जो किसी भी मॉर्टगेज कंडीशन में नहीं मिलेगा उसको हम एनोमिलस बोल देंगे, विलक्षण। हिंदी में कहा गया था ना, विलक्षण। तो मान लो कोई ऐसा कंडीशन पुट कर दिया होगा, उसमें कहेगा कि ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मॉर्टगेजर के पास एक शॉप है और उसी शॉप के ऊपर लोन ले रहा है मॉर्टगेजर। शॉप क्या कर दिया, दे दिया किसको, मॉर्टगेजी को। कैसे दिया, कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये रही कि जो भी शॉप से रेंट आता है, शॉप का जो भी इनकम आता है, उसका 90% जो है वो पूरा का पूरा कौन लेगा, मॉर्टगेजी लेगा। और मॉर्टगेजर 10% में अपना गुजारा चलाएगा, अगर एक ही दुकान से उसकी जिंदगी चल रही है तो। क्योंकि वो किराए पर रहता है, उसके पास घर है नहीं, सिर्फ एक दुकान है, एक शॉप किसी तरीके से खरीदी थी, बनाई थी, जो भी होगी उसकी अपनी। तो 90% जो किराया होगा वो उसको देगा, 10% उसके देगा। किसके बदले, 10 लाख रुपया उधार लेने के बदले। कब तक लेगा, जब तक 10 लाख चुकेगा नहीं, ठीक है। अब सोचिए, अब ध्यान से सुनिएगा, मॉर्टगेजी कभी नहीं चाहेगा कि उसका कर्जा टूटे। मॉर्टगेजी हमेशा चाहेगा कि उसका दुकान फंसा रहे मेरे पास और मैं उससे माल बनाता रहूं और एक दिन उसका दुकान ही हड़प जाऊं। यही मॉर्टगेजी सोचता है, ठीक है। तो मॉर्टगेजी तरह तरह के तिकड़म लगाता है, तरह तरह के कंडीशंस लगाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं, लीगल हिंदी में अनुबंध, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं पैराज को अनुबंध या स्टिपुलेशंस, या बोल सकते हो डायरेक्ट कंडीशंस।
तो अब कुछ कंडीशंस ऐसे पुट कर देगा जिससे कि पूरा 10 लाख रुपया देने के बावजूद भी, ध्यान से सुनना, ऐसे कंडीशंस पुट करके रखता है मॉर्टगेजी कि पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करने के बाद भी प्रिंसिपल अमाउंट मॉर्टगेजर अपना दुकान नहीं छुड़वा सकता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्लॉग। बाकी लोग ये तो क्लॉक कहते रहते हैं, इनको छोड़ो, बाकी लोग इस कंडीशन को क्या कहेंगे? क्लॉग और रिडेम्पशन। बिल्कुल ठीक, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। अगर आप समझ के आप लोग बोल रहे हो तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग समझ रहे हो। यानी वैसा कंडीशन जो प्रॉपर्टी को वापस मॉर्टगेजर के पास नहीं जाने देता है, उन्हीं कंडीशंस को, उन्हीं शर्तों को, उन्हीं स्टिपुलेशंस को क्लॉग कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में कहा गया, एक नाम दिया, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। इसी का एग्जाम्पल आपको जैसे मैं देता हूं, एग्जाम्पल क्या है? मैंने कंडीशन बांध दी थी मॉर्टगेजर के सामने, मैं बनिया हूं, मैं सुदखोर महाजन हूं, बहुत गंदा वाला। आप लोगों को कहूंगा तो नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं ही बन जाता हूं। तो मैंने कंडीशन बांध दिया था और कहा था कि अगर ईएमआई भरने में, यानी 90% मैं मांग रहा हूं, किसी भी महीने में अगर 90% से 1 रुपया भी कम अगर आएगा, पूरा अमाउंट से 1 रुपया भी कम रहेगा, तो अगले 3 महीने तक का तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगले 3 महीने तक 90% देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज पेनाल्टी। तो ये मॉर्टगेजी जानबूझ करके अड़ंगा डालेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे कि या तो मॉर्टगेजर की प्रॉपर्टी उसके पास चल के आ जाए किसी तरीके से, या किसी तरीके से पकड़ के रख ले। लॉ का काम क्या है? लॉ का काम है जस्टिस देना। लॉ कहता है कि कुछ क्लॉग तो सही होते हैं, यानी कुछ तरह के कंडीशंस तो सही होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस गलत होते हैं। जो कंडीशन गलत होगा उसको लॉ कहता है वो शून्य है, जीरो है, वॉइड है। मतलब ये हो गया कि अगर कोई शर्त, कोई कंडीशन, कोई स्टिपुलेशन जो अगर मॉर्टगेजर के ऊपर लगाता है ताकि मॉर्टगेजर अपनी संपत्ति को वापस न ले सके, तो वो कंडीशन शून्य होती है, वॉइड होती है। किस किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है? आप में से कोई एक ऐसा सिचुएशन बताओ जहां पर मॉर्टगेजी कोई शर्त लगाए या मैं कोई शर्त रखूं और वो शर्त जीरो हो जाए। बताओ, फॉर एग्जाम्पल।